नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए और INDIA गठबंधन लगातार अपनी बैठक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक की मेजबानी मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल और चंदौली के सांसद महेंद्र पांडे करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी ने सांसदों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया था, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों ने ही पूर्वांचल में उसकी चिंता बढ़ा दी है। राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है। बीजेपी ने जहां सहयोगियों को साथ लेकर 2024 की तैयारी तेज कर दी है, वहीं छोटे दल ही इसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। यूपी में बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी के अलावा अब ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी आ खड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ने के साथ ही भाजपा की राहें भी मुश्किल होते दिख रही है। खास तौर पर पूर्वांचल में भाजपा के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीनों ही दल यहां भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल करने की होड़ में हैं। इसमें सबसे बड़ी दावेदारी अपना दल की है, जो यूपी में बीजेपी सपा के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल बन चुकी है। वहीं सुबह सपा भी बड़ी ताकत के साथ एनडीए में लौटी है। इनके अलावा संजय निषाद भी अब अपनी पार्टी के सिंबल को लोकसभा तक पहुंचाने के प्रयास में हैं। बात अगर निषाद पार्टी की करें तो 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और डॉक्टर प्रवीण निषाद इस उपचुनाव में भाजपा को चौंकाते हुए विजयी हुए। लेकिन एक साल बाद स्थितियां बदल गई और निषाद पार्टी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया। इस बार डॉक्टर प्रवीण निषाद को भाजपा के सिंबल पर संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया गया और यहाँ भी वो आसानी से जीत गए। उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद को बीजेपी ने मंत्री के साथ एमएलसी बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी निषाद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 6 सीटों पर जीत हासिल की। अब लोकसभा चुनाव करीब आने पर डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी के सिंबल के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी लोकसभा की 37 सीटों पर लड़ने को तैयार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 18% माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा ताकतवर है। प्रदेश की 165 विधानसभा सीटें निषाद बाहुल्य हैं। ये समाज कई लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। वहीं विपक्षी दल तो बीजेपी के सामने ताल ठोक ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्षी एकता के नए नाम से पूरे देश में बीजेपी घबराई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों और सपा कार्यकर्ताओं को संगठित कर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया बहुत मजबूत है। पूर्वांचल से बीजेपी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जबकि सीएम योगी गोरखपुर सदर से एमएलए। यहाँ की जीत का असर यूपी के साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार और देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नए नाम से ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हम 2024 में यूपी की 80 सीट जीत रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। जीत का असर ऐसा होगा कि विपक्षी नेता यही सोचेंगे कि अपनी जमानत बचाएं
तो बचाएं कैसे। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे। पैनल में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता संदीप दुबे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। और हमारे साथ सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप जी, चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि विपक्ष का नया गठबंधन बहुत मजबूत है, विपक्षी एकता के नए नाम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का स्वाद चखाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया से शुरुआत करते हैं। रेशु जी, देखिए, शिवपाल चाचा हैं और हमेशा चाचा को अपने भतीजे के बारे में भी और जो भी और भी कई भतीजे हैं, नए नए अब तो जुड़ गए हैं, बिहार से भतीजे आ गए हैं, तो लंबी फहरिस्त है। तो चाचा भतीजा की जोड़ी तो हमेशा से रही है, लेकिन भतीजे चाचा पे विश्वास नहीं करते। खैर, बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें और हमने मिशन 80 रखा है कि हम 80 के 80 जीत रहे हैं। और जहां तक पूर्वांचल की बात है, पूर्वांचल में 27 सीटें, उसमें से 25 हमारे पास है। और अभी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो काम किए, उस काम के बदौलत हम कह सकते हैं, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, तो ईश्वर भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा, तो वहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो हम काम के आधार पे जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, कई परियोजनाओं को हमने धरातल पे उतारा है। और हम साफ साफ कहते हैं, जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को ठीक किया पूर्वांचल के, और वहां विकास की नई गाथा और नई अवधारणा जिस तरह से प्रस्तुत किया, तो हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। हम जीत के प्रति भी आश्वस्त हैं, और पूर्वांचल नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व में 2019 में जनता ने प्यार मोहब्बत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, वो पुनः प्राप्त हो। ठीक है, आप अपना दावा कर रहे हैं, सपा अपना दावा कर रही है, लेकिन रविंद्र जी, आप कह रहे हैं 2024 में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचने देना है, लेकिन पहले अपनी पार्टी के लोगों को एकजुट तो कीजिए। आपकी पार्टी के कई दिग्गज हाल ही में साइकिल से उतरकर कमल के पास पहुंच गए हैं। ये ऑपरेशन लोटस के तहत तो बीजेपी द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो भारत देश के लिए बहुत फायदेमंद है। उससे जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो विपक्ष से मुक्त होते जा रहे हैं। और 2024 में जनवरी आते आते भारतीय जनता पार्टी अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से पूरी तरीके से युक्त हो जाएगी और विपक्ष मुक्त हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि फिर ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में अब तक क्यों रखा हुआ था? चलिए, गलती हुई, बीजेपी ने उसको साफ कर दिया। ठीक है, एक जवाब ले लेती हूँ संदीप जी से, उसके बाद आपके पास आऊंगी। संदीप जी। रेशु जी, देखिए, बड़ी मजेदार की बात है, दूसरे की हम बुराई करते हैं। राजनीतिक का जो स्वरूप है ये काफी घृणित करता है कि कोई व्यक्ति आपके दल में है। आप बहुत अच्छी बात साहब ने कही कि आज उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दल भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है, उनके दल माफियाओं से भरा हुआ है, उनके दल में वो लोग शामिल थे अब तक जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, और वो अचानक से अब वो संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगी, ऐसी दूरदर्शिता इनके पास है। हम प्रवक्ता जी को धन्यवाद देंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों को, और उसके बाद ये कहते हैं कि भारत मजबूत होगा, इंडिया का एक नया इंडिया, INDIA कोई और नाम रख के, और उसका एक बैकफायर जो है ऐसा संगठन तैयार कर लिया विपक्ष ने। तो कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, न इनके पास नीति है न ठीक है, मतलब जितने भी रविंद्र जी, जितने भी लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, जितने भी लोगों ने आपकी पार्टी को छोड़ा, इसका मतलब आप खुद मानते हैं कि वो सभी भ्रष्ट थे? रविंद्र जी, हम लोग नहीं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। सर, अभी तो आपने खुद ही स्वीकारा है। सुन ले तो पूरी बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 शब्द बाद रोक दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, आपने तो पूरी बात कंप्लीट की ना। उसी के पास मैं गई, संदीप जी के पास, आपने कहा कि जितने भी कुछ भी नहीं बोल पाए, सुन तो लीजिए, अगर सुनना हो तो बोलने। तो फिर सर, बोलने के लिए तो बिठाया है आपको, और किस लिए बिठाया है? तो जो इनका एक प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, ED, वही कहता है। हम तो नहीं कहते, यही कहते हैं, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे राजभर हो, चाहे शिंदे का पूरा गुटी हो, तो यही लोग कहते हैं। इनका एक प्रकोष्ठ है, ED, वही कहता है, फिर उसको अपने वहां ले लेता है, फिर हम सब ठीक हो जाते हैं। जितने भी ऐसे हैं पूरे, अभी जो ED के डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने 4000 केस किए,
उन्होंने 4,000 फाइलें तैयार किया। इसमें 93% केसेस जो थे वो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध थे। 2000 छापे डलवाए। इस 2000 छापों में से 163 लोग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और जो नहीं ज्वाइन 2000 छापों में 163 जो आपके पास आंकड़े हैं। रविंद्र भाई जी, मैं आप बड़े भाई है, मैं आपसे कुछ सवाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पे कहूँ कि अगर आपने अभी स्वीकार किया कि विपक्ष के पास लोग थे, विपक्ष के पास चोर थे, विपक्ष के पास भ्रष्टाचारी थे, तो पैसा तो आप ही के पास था ना, आप ही लोगों के पास था ना जो चोर थे, उचक्के थे, भ्रष्टाचारी थे। अगर ईडी ने कार्रवाई करी तो क्या गलती करी? अगर ईडी ने किसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करी तो उसमें क्या गलती करी? अरे रविंद्र जी, डिबेट है, सवालों से नाराज होने से काम नहीं चलेगा ना। आप सपा के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, आप अपनी बात रखिए, बात को कंप्लीट करिए। रविंद्र जी, ऐसे बीच डिबेट में मतलब अगर आप चले जाएंगे तो ये क्या दर्शाएगा? खुद ही उन्होंने मान लिया है संदीप जी कि हमारी पार्टी के जो भ्रष्ट नेता थे अब वो आप लोगों के पास जा रहे हैं। कम से कम इस बात को उन्होंने स्वीकारा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। संदीप जी, विपक्षी दल बड़ी मुश्किल से एकजुट हो रहा है, विपक्षी एकता का राग अलाप रहा है, पर विपक्षी दलों में जिस तरह से आप सेंधमारी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में दिग्गज नेताओं को रहने देंगे या सबको अपने खेमे में कर लेंगे आप? देखिए, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता वो किसी भी पार्टी में हो सबसे ईमानदार होता है, क्योंकि वो समाज के लिए और देश के लिए सोचता है। अगर उस पे कोई उंगली उठाए, वो लड़ाई लड़ रहा होता है, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, समाज का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। एक तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, और वो किसी भी दल में। दूसरा, जब राजनीति में आज जो परिवेश बना है, जिस तरह के लोगों की दृष्टि बनी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो विश्वास है, खासतौर से भारत में तो है, ये विश्व के पटल पे आप कहीं भी चले जाइए, विश्व का कोई भी देश हो, अमेरिका से लेके फ्रांस, रूस, जर्मनी, इवन ये जो युद्ध भी हो रहा है, तो पूरा विश्व टकटकी लगा के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, क्योंकि सबसे मजबूत नेतृत्व आज भारत के पास है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हर युवा पीढ़ी, हर नेता चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और भारत एक परिवार है, भारत एक परिवार है, और यहाँ राजनीति करने का सबको हक है, और उसके विचार के हिसाब से वो अपनी अपनी पार्टी चुनता है। इसमें हम किसी को भला बुरा कह दें, ये ठीक नहीं है। और चोरनी हो तो गलगर हो, तो विपक्ष तो गाल बजा रही है। अब गाल बजाने से अगर विपक्ष को कोई प्राप्त होता है कोई चीज, तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे भी लोग होंगे देश के अंदर जो गाल बजाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हो, तो ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये सरकार इस बार किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भारत को विश्व गुरु बनाने की है। भारत को भारत बनाने की जो लड़ाई हमने छेड़ी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, वो विश्व के पटल पे भारत को तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी है। और ठीक है, जो सपना बुना, आपके विषय यहाँ पर क्लियर हैं, लेकिन अगर विपक्षी दल को लेकर यहाँ पर बात करें रविंद्र जी, तो बीजेपी का दामन थामने वाले सपा नेताओं को लेकर अखिलेश यादव कह रहे थे कि कुछ लोग 2000 के नोट की तरह होते हैं जो बदल जाते हैं, लेकिन वो बदले क्यों? जरा उस पर भी तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। 2019 में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव, जिनको आपने पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, वो भी साइकिल से उतर गई। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, जरा उनकी बात तो सुनिए कि आखिरकार ऐसी वजह क्या हुई, क्यों वो आपको छोड़कर जा रहे हैं? कांग्रेस के विरुद्ध 1955 से राजनीति हम कर रहे हैं। हमारी पिछलग्गू रही है भारतीय जनसंघ, सन 67 में, सन 70 में, सन 77 में, सन 89 में। ये विषय हमको ज्यादा मालूम है। पहले इनके विश्व गुरु की बात बताते हैं। विश्व गुरु बता दिए, पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध हो गए हैं। जरा विश्व गुरु की 5 उपलब्धियां सुननी है। भारत पे विदेशी कर्ज 624 अरब डॉलर का है। इस 9 साल से पहले जितना भी कर्ज लिया गया था उससे ज्यादा है। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक अपेक्षा करूंगा, ये बीच में आऊंगी मैं संदीप जी, आऊंगी आपके पास। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो हम चले जाएंगे। इस प्रकार का व्यवहार ना पसंद करते हैं ना करते हैं। ठीक है सर, आप कंप्लीट कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भारत का आयात निर्यात घाटा रहा है वो 265 अरब डॉलर का रहा है।
9 साल में कुछ भी नहीं बना। इसमें बताते हैं कि इन्होंने वो भी भेज दिया, क्या नाम है, हथियार वगैरह भी भेज दिए, लेकिन तब भी घाटा $265 अरब का है। ये विश्वगुरु की उपलब्धि है। रुपए का अवमूल्यन होकर 82 रुपया 83 रुपया चला गया, ये भी उपलब्धि है विश्वगुरु की। गरीबी में हम 65 नंबर के देश हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस की जारी लिस्ट के हिसाब से, ये भी विश्वगुरु की ही उपलब्धि है। बेरोजगारी दर भारत में 8.2% हो गई है, ये भी उन्हीं की है। अब ये कहते हैं भारत के प्रति व्यक्ति की आय दुगना हो गई है। जो आंकड़ा वित्त मंत्रालय ने जारी किया उसके अनुसार मान लें तो 14,333 रुपया प्रति व्यक्ति की आय हो गई है एवरेज। अगर इसको एवरेज मान लें तो इसमें 3 करोड़ 4 करोड़ कमाने वाले भी हैं, तो 30% लोग शून्य आय। ठीक है रविंद्र जी बहुत लंबी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है इतनी लंबी चर्चा के लिए मुझे पर्सनली आपको ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। मैं कभी इंटरव्यू जरूर लूंगी आपका, सारी बातें आप रखिएगा। लेकिन जो सवाल अभी मैंने आपसे पूछे कि शालिनी जी छोड़कर चली गई, तो आपके यहाँ से जो दिग्गज नेता छोड़कर जा रहे हैं आपकी पार्टी को, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो आपकी पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उनको मनाने की कोशिश की कभी? ये ट्रेंड है। जो जनसंघ के फाउंडर थे बलराज माधव साहब, वो भी छोड़ के चले गए। ट्रेंड है ये। जो सेकंड बड़े लीडर थे नानाजी देशमुख, वो भी छोड़ के चले गए। तो राजनीति में ट्रेंड है, कोई आता है कोई जाता है, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। कोई हारता है, किसी की जमानत जब्त होती है, ये बड़ा विषय नहीं है। छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन आने भी तो चाहिए ना, आने भी चाहिए। जिस अनुपात में जा रहे हैं उस अनुपात में आने भी चाहिए। खैर संदीप जी, खैर कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता है। जो आप कह रही हैं कि कितने लोग गए और कितने लोग आए, अनुपात नहीं डिसाइड कर नहीं, कुछ लोग बता दीजिए ना जो बीजेपी से भी आपकी पार्टी में आए हो, जरा वो बता दीजिए। 2-4 नाम ही बता दीजिए। चाहते ही नहीं हम लोग, बताए ना। अभी राठौर थे, इनके वहां से मुख्यमंत्री जी से लड़ गए, हमारे वहाँ आना चाहते थे, हम लोगों ने नहीं टिकट दिया सीतापुर से। तो मुख्यमंत्री सीएम के यहाँ से फोन गया था, उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला, हम लोगों ने नहीं टिकट दिया। नहीं लेना चाहते क्योंकि कार्यकर्ताओं लेकिन आपकी पार्टी से तो जो भी जा रहा है हर किसी को स्वीकार कर रहे हैं, वो हर किसी का स्वागत कर रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है। भय है नरेंद्र मोदी जी को कि अगर 2024 में नहीं आए तो जेल के शिक्षकों के पीछे जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है संदीप जी, प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र और योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र दोनों पूर्वांचल का हिस्सा है, लेकिन पूर्वांचल बीजेपी के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। इसका क्या रणनीतिक समाधान आप लोग निकाल पाएंगे? रेशु जी देखिए, मैं रविंद्र भाई की बातों को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। कोविड काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था सभी देशों की गिरी थी और उसका डाटा आप पहले तो अभी प्रेजेंट डाटा उसको ठीक कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, अगर आप लोग को डर नहीं होता तो एक नेताजी थे चाचा अखिलेश, ऐसे चाचा बेटा वाली भाषण देते थे। आज सब एक साथ हो गए, सब एक दूसरे को कोसते थे, गाली देते थे। और देश को पता है कि आप एक दूसरे को गाली देने वाले लोग, एक दूसरे को कोसने वाले लोग, एक दूसरे को आंख से देखने तक में दिक्कत होती थी कि वो सामने आ जाए। ऐसे घृणा करने वाले लोग आप एक हो गए। और मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि हम लोग तो किसी भी आदमी को सोच समझ के ही लेते हैं। तो आप दिक्कत है कि आपके पास कोई आ तो रहा नहीं है। आपके पास कौन सी एक देश की नीति है कि भारत को विश्व के पटल पे इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए? कोई समाजवादी नीति हो तो बताइए, कोई आम आदमी वाली नीति हो तो बताइए, कोई और भी अच्छी नीति हो तो बताइए। आपके पास एक ही नीति है, इस देश में जातियों के नेताओं के गणित को साधिए और साधने के बाद कहिए कि हाँ जी हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो मोदी जी को पटक देंगे और आइए हम लोग कुश्ती लड़ते हैं। तो ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है साहब, ये राजनीति का अखाड़ा है और ये भारत के लोग अब राजनीति समझने लगे हैं। इसीलिए आप सब लोग को वो जहां भी है हाशिए पे ढकेल रही है जनता। तो आपके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है, घबराहट है, वो महसूस जो आपको हो रही है, वो मुझे भी आप लोगों को देख के महसूस होता है कि विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। विपक्ष उसी कांग्रेस को गाली देके जितनी राजनीतिक पार्टी, अब देखिए बिहार के अंदर से संदीप जी समय का अभाव है, मैंने भी आपसे सवाल किया था उसका भी मुझे जवाब लेना था, मैंने जो सवाल किया था उसका भी जवाब लेना था, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।